हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। और अब तक हमने लेक्चर 3 का पार्ट 1 कर लिया है। आज मैं आपको लेक्चर 3 का पार्ट 2 कराऊंगा, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा पढ़ाऊंगा। उसको एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन के साथ पूरा याद करवा दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने के लिए हमारे पास एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है, जिसको हम एनिमेशन के माध्यम से पूरी तरह से हम आपको याद करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 3 का पार्ट 2। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स आने चाहिए, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर क्या होती है और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है। ये सारी चीजें हमने 11th में देख रखी हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दूंगा। इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको रेडॉक्स के बारे में बताया था। उसी रेडॉक्स के एग्जाम्पल से हम ये सारी चीजें समझ रहे होंगे। उस समय हमने एग्जाम्पल लिया था कि जिंक सॉलिड कॉपर 2+ के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, जिंक 2+ बन जाता है और कॉपर सॉलिड बन जाता है। जहां पर जिंक क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, और कॉपर 2+ जो है रिड्यूस होकर के कॉपर सॉलिड बना रहा होता है। पहले हम ये देखेंगे कि जो जिंक सॉलिड है उसका ऑक्सीडेशन किस तरीके से हो रहा है। देखो भाई, जिंक सॉलिड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आएगा, 0 आएगा। जिंक 2+ का कितना आएगा, +2 आएगा। तो 0 से +2 जाना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और कॉपर 2+ कितने में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये चेंज हो जाता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब यहाँ पर कॉपर 2+ का रिडक्शन हो रहा है। तो हमने देखा जो जिंक है वो खुद को क्या करा रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगर खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो पड़ोसी को क्या करा देगा, रिड्यूस करा देगा। मतलब वो कॉपर 2+ को रिड्यूस कराने में हेल्प कर रहा है। कौन, जिंक। अगर जिंक जो है कॉपर को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब है कि जिंक के पास रिड्यूसिंग पावर है। अगर जिंक के पास रिड्यूसिंग पावर है तो जो रिड्यूसिंग पावर रखेगा हम उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जिंक है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है इस रिएक्शन के लिए। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस कराता है वो खुद में रिड्यूसिंग पावर रखता है और वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। यहाँ पे हमें थोड़ी सी गड़बड़ फीलिंग आती है कि देखो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके पास रिड्यूसिंग पावर है, लेकिन याद रख लीजिए कि जो ऑक्सीडाइज होगा उसी के पास रिड्यूसिंग पावर होगा, क्योंकि पावर का हम इस्तेमाल किस पे करते हैं, दूसरे पर करते हैं। और दूसरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या करा रहे हैं, दूसरे का रिडक्शन करा रहे हैं। इसी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि जो चीज़ ऑक्सीडाइज होगी उसी के पास रिड्यूसिंग पावर होगा और वही जो है रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। सिमिलरली हम कॉपर 2+ के लिए भी कह सकते हैं कि देखो भाई, कॉपर 2+ खुद को क्या करा रहा है, रिड्यूस करा रहा है, तो दूसरे को क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज कराएगा। अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा इसका मतलब उसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर है। तो जिसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर है वही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉपर 2+ क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो हमारा जिंक होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आई होप आपको ये 4 चीजें समझ में आई कि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, रिड्यूसिंग पावर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब हमारी अगली चर्चा जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर है। इसमें मैं रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा हूँ। तो एक ऐसा पोटेंशियल जो चीज़ों को रिड्यूस कराने में हेल्प करता है उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी एलिमेंट या किसी भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसके अंदर एक टेंडेंसी होगी खुद को रिड्यूस करने की। ठीक है, अभी मैंने जो बात बोली उसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास रिडक्शन के 3 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है कि F2 जो है F- में जा रहा है। दूसरा प्रोसेस है जिसमें H+ इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में जा रहा है। और तीसरा प्रोसेस है जिसमें लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के लिथियम बना रहा है। फ्लोरीन वाले रिएक्शन के सामने लिखा है कि SRP वैल्यू इसका क्या है, पॉजिटिव है। H+ वाले के सामने लिखा है कि इसका SRP वैल्यू 0 है। हमें पता है क्योंकि ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितना होता है, 0 होता है। लिथियम वाले के सामने लिखा है कि इसका SRP वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो हमें बताना यह है कि किसका रिडक्शन होने के चांस ज्यादा हैं। रिडक्शन उसी का आसानी से होगा जिसका SRP वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा F2 है वो F- में जाना चाहेगा क्योंकि उसका SRP वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है खुद को रिड्यूस कराने के रिस्पेक्ट में। इस वजह से F2 जहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था वो किस में चला जाएगा, -1 में चला जाएगा। और इस तरीके से 0 से -1 जाना रिडक्शन का प्रोसेस आसानी से हो जाएगा क्योंकि उसका SRP वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब हम चर्चा करते हैं लिथियम पॉजिटिव की। लिथियम पॉजिटिव कभी नहीं चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन लेकर के लिथियम सॉलिड बन जाए। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि लिखा हुआ है कि SRP वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब खुद को रिड्यूस कराने की जो टेंडेंसी है उसकी वो नेगेटिव है, वो नहीं चाहता खुद को रिड्यूस करना। इसी वजह से इसके सामने क्या लिखा गया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव लिखा गया है। और जो हमारा लिथियम पॉजिटिव होगा वो कभी भी रिड्यूस होकर के लिथियम बनने की कोशिश
ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। यहाँ पर हमारा जो H+ है वो एक रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि उसको हमने 0 ले रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग पॉजिटिव SRP रखेंगे वो खुद को रिड्यूस करना चाहेंगे, और जो लोग SRP वैल्यू नेगेटिव रखेंगे वो खुद को रिड्यूस कराना नहीं चाहेंगे। दोबारा हम इस फ्लोरीन वाले रिएक्शन पे लौटते हैं, जहां F2 F नेगेटिव में खुद से जाना चाहता था। देखो भाई, F2 अगर खुद को रिड्यूस कराना चाहता है, इसका मतलब वो दूसरे को क्या करा रहा होगा? ऑक्सीडाइज करा रहा होगा। अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहा होगा, इसका मतलब उसके पास क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। अगर उसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा F2 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैं पूछूं कि क्या लिथियम पॉजिटिव के पास ऑक्सीडाइजिंग पावर है अच्छी खासी, तो जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि जब वो रिड्यूस होना ही नहीं चाहता तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखने वाला कैसे बन सकता है जब वो खुद को रिड्यूस नहीं कराएगा। जो खुद को रिड्यूस कराएगा वही एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेगा, और वही जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकता है। यहां से हमें ये समझ में आया कि जो इसका SRP वैल्यू पॉजिटिव होगा वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन जिसका SRP वैल्यू नेगेटिव होगा वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। इस पूरी कथा कहानी से हमने एक चीज सीखी कि जिसकी SRP वैल्यू ज्यादा होगी उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छा होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू SRP वैल्यू। याद करना आसान है कि OP इज प्रोपोर्शनल टू RP। जहां पर O क्या है? ऑक्सीडाइजिंग, P क्या बता रहा है? पावर। यहां पर R क्या बता रहा है? रिडक्शन, एंड P क्या बता रहा है? पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है, तो निश्चित रूप से रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इम्प्रोपोर्शनल होगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अगर किसी का SRP वैल्यू नेगेटिव है तो उसका SOP वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इस बात को याद रखिएगा कि अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यूज सेम रहेगा, बस साइन में नेगेटिव से वो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे अभी हमने लिथियम के बारे में देखा था कि लिथियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जब लिथियम बनता है तो उसका रिडक्शन होता है और उसका SRP वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। यहां पर मैं उस रिएक्शन का उल्टा कर रहा हूं। यहां पर मैं लिथियम सॉलिड ले रहा हूं, उसको तोड़ दे रहा हूं लिथियम प्लस में, और इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल के बाहर कर रहा हूं। तो देखो भाई, लिथियम यहां पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 0 में। लिथियम प्लस किस में है? +1 में। तो 0 से +1 जाना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अगर मैं इसके लिए SOP वैल्यू लिखूंगा तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा कि जिसका SRP वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा, उसका SOP वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के SRP वैल्यूज़ को एक सीरीज़ में अरेंज कर रखा है, और उसको अरेंज करने के बाद जो हमें ये सीरीज़ मिलती है, इसी सीरीज़ को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। आपके NCERT में एक ऐसा टेबल दिया गया है जिसमें आपको फ्लोरीन ऊपर लिखा मिलेगा और लिथियम पॉजिटिव नीचे लिखा मिलेगा, और फ्लोरीन के सामने लिखा होगा +2.87 और लिथियम पॉजिटिव के सामने लिखा होगा -3.05। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव SRP से हमने नेगेटिव SRP के बीच में एक सीरीज बना दिया है। ठीक है, एक सीक्वेंस में रखा हुआ। देखिए यहाँ पे 2.87, तो अगला क्या है? 1.67, फिर अगला उससे कम है। ऐसा करते करते बीच में हमें क्या मिलेगा? ये 0 मिलेगा, जो कि H2 के रिस्पेक्ट में होगा, और उसके नीचे जो होंगे वो नेगेटिव वैल्यूज होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के ऊपर जो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है? पॉजिटिव बना रखा है, और इसके नीचे क्या बना रखा है? नेगेटिव SRP वैल्यूज को लिख रखा है। यहाँ पर जितने भी हाफ रिएक्शन लिखे गए हैं वो रिडक्शन की रिएक्शन है, क्योंकि हमने क्या लिख रखा है? F2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बन रहा है? F नेगेटिव। F2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 0, और F नेगेटिव में कितना आएगा? -1। तो 0 से -1 जाना क्या होता है? रिडक्शन का प्रोसेस होता है। सिमिलरली लिथियम पॉजिटिव में कितना होगा? +1, और लिथियम का क्या होता है? 0। तो +1 से 0 जाना क्या होता है? रिडक्शन होता है। यहाँ रिडक्शन की रिएक्शन इसलिए लिखी जा रही है क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात की हुई है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि F2 गैस हैज हाईएस्ट SRP वैल्यू। पहले देखो टेबल में सबसे ज्यादा किसका है SRP वैल्यू? तो आपको दिखेगा F2 का है, क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? +2.87। बाकी यहाँ पर उससे कम होते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब F2 के मैक्सिमम SRP का मतलब क्या होता है? F2 इसका मतलब क्या चाहता है? F नेगेटिव में रिड्यूस होना चाहता है, क्योंकि मैंने बोला था कि जिसका SRP वैल्यू ज़्यादा होगा उसका खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इसका मतलब F2 खुद को रिड्यूस करके F नेगेटिव बनाना चाहता है। अगर F2 खुद को रिड्यूस करना चाहता है तो दूसरे को वो क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, इसका मतलब क्या है? उसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर है। अगर उसके पास
पास ऑक्सीडाइजिंग पावर है, तब उसको क्या बोलेंगे कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां से ये निकलता है कि जो हमारा F2 होता है वो एक शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इवन दैट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा, क्योंकि उसके लिए SRP वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, सबसे ज्यादा आती है। अब हम बात करेंगे लिथियम पॉजिटिव की। देखो लिथियम पॉजिटिव के लिए जो SRP वैल्यू है वो सबसे कम है। अगर सबसे कम SRP वैल्यू है, इसका मतलब वो क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करना नहीं चाहता। जो खुद को रिड्यूस ही नहीं करना चाहता वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता। इसका मतलब लिथियम पॉजिटिव जो है एक वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा। सेकंड पॉइंट पढ़कर देख लेते हैं, जहां पर लिखा है लिथियम हैज द लोएस्ट SRP वैल्यू इन द टेबल इंडिकेटिंग दैट लिथियम पॉजिटिव इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लिथियम मेटल होगा वो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। भाई जब लिथियम पॉजिटिव इस तरफ नहीं जा सकता रिएक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ कि लिथियम जो है कन्वर्ट होकर के लिथियम पॉजिटिव बनना चाहता है। अगर लिथियम जो है लिथियम पॉजिटिव में जाना चाहता है, इसका ये मतलब हो गया कि भाई जो लिथियम है वो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसका मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा। अगर वो दूसरे को रिड्यूस करेगा तो वो क्या होगा, एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब हमें पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है, लेकिन जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम नहीं याद करेंगे, इसका जस्ट उल्टा याद करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम वो वाली सीरीज याद करेंगे जिसमें लिथियम ऊपर होगा, हाइड्रोजन बीच में होगा और F2 नीचे होगा। जबकि आपको जो एनसीईआरटी में दिया है उसमें F2 ऊपर है, फिर हाइड्रोजन रहता है, फिर नीचे लिथियम रहता है। हम इसको याद करेंगे और हमारे क्वेश्चंस इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे। तो एक बार ये वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले देख लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर लिथियम पॉजिटिव ऊपर है, इसके बाद हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, इसके बाद क्या होता है, नीचे F2 रहता है। तो एनसीईआरटी में जो हमने देखा था उसका जस्ट उल्टा ये है, और इसको याद करना भी हमारे लिए आसान होता है, इससे क्वेश्चंस करना भी आसान होता है। तो अभी जो आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिख रही है, इस सीरीज को हमें याद करना है। तो चलिए एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको याद कराएंगे और एनिमेशन का थोड़ा सहारा लेंगे तो ये जल्दी से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ट्रिक को देख लेते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कराने के लिए हमारे पास एक फालतू सी कविता है, उस फालतू सी कविता से ही हमें ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाएगा। इस कविता में हमारे पास कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ कबीर सिंह स्टाइल के हमारे पास सरदार हैं। एक काना है जिसकी एक आंख से दिखता है, हमारे पास आलू है जो कि पानी में है, हमारे पास क्रो है जो कि पैन पर फ्राई हो रहा है, हमारे पास हनुमान जी का कैरेक्टर है जो कि फोन पर बात कर रहे हैं, और अगला कैरेक्टर है जिसमें मम्मी जो है बच्चे को पीट रही हैं। ये सारे कैरेक्टर को मिला करके मैं पूरी कविता को आपको याद करा देता हूं। तो इस फालतू सी कविता का पहली लाइन हम पेश करते हैं, जिसमें है लिथियम के बाबा सरदार। लिथियम के बाबा सरदार में आपको कुछ एलिमेंट दिख रहे होंगे। लिथियम से तो लिथियम दिख जाएगा, के का मतलब हो गया पोटेशियम, बाबा में Ba का मतलब क्या हो गया, बेरियम। इसके बाद सरदार में होगा Sr जो कि किसको बता रहा है, स्ट्रोंसियम को। कविता की सेकंड लाइन है, काना मागे आलू पानी में। काना लिखेंगे तो Ca मतलब कैल्शियम, ना मतलब हो गया Na मतलब सोडियम, मागे में होगा Mg मतलब मैग्नीशियम, आलू में होगा Al मतलब एल्युमिनियम, पानी का मतलब क्या होता है H2O, और में तो ऐसे ही फालतू में सेट किया गया है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक कान्हा महाराज हैं, उनके एक ही आंख से दिखता है और वो कह रहे हैं कि हमें आलू तो चाहिए लेकिन हमें पानी में चाहिए। कविता की थर्ड लाइन पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है कि मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया। वैसे ये कार्यक्रम मैं करूंगा नहीं क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं, लेकिन तब भी याद करवाने के लिए ये सारा जुगाड़ आपके लिए भिड़ाना पड़ता है कि मैंने में हो जाएगा Mn मतलब मैग्नीज, जिंदा में मिलेगा Zn मतलब जिंक, क्रो से हो जाएगा Cr मतलब क्या, क्रोमियम, फ्राई में आता है F, वहां से हम बना देंगे Fe मतलब क्या, आयरन, कर दिया में होगा Cd मतलब कैडमियम। मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया मतलब हमने एक पैन लिया और उस पर हमने एक क्रो रखा जो कि जिंदा था और उसको हमने फ्राई कर दिया। अगली लाइन है, कोई नहीं सुना प्रभु हनुमान। तो जो क्रो है जिसको हमने अभी जिंदा फ्राई किया था, वो जब स्वर्ग में पहुंचता है वो सीधा हनुमान जी को फोन लगाता है कि हे प्रभु, हमारा वहां धरती पे किसी ने सुना ही नहीं, हमें लोगों ने फ्राई कर दिया। तो कोई नहीं सुना प्रभु हनुमान में आपको कुछ एलिमेंट्स दिख जाएंगे। कोई में होगा CO मतलब कोबाल्ट, नहीं में Ni मतलब निकिल, सुना में Sn आता है मतलब टिन, प्रभु में Pb मतलब क्या हो गया, लेड, हनुमान में जो H है उससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट लाइन है, फिर से आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार मार के। तो देखो भाई हमारे पास एक आंटी जी हैं जो एक बच्चे को पकड़वा करके पीटे जा रही हैं कल से। आंटी ने जो ये करिश्मा किया है उससे हमें ये पूरी लाइन याद हो जाएगी।
यहाँ पर भी आपको कुछ एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, जैसे फिर से में क्या है, एफ है, एफ से हम क्या बना देंगे, फ्लोरीन F2। आंटी में AU आएगा मतलब गोल्ड हो जाएगा, ने का कोई सेंस नहीं बनता। Cl लिखा है कल के लिए, तो Cl मतलब क्या हो गया, क्लोरीन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्चुअली क्या, Cl2 हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो O2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और को का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा है। पीटा में क्या आएगा, P और T आएगा मतलब क्या, प्लेटिनम हो जाएगा। बार बार मतलब कैसे लिखोगे, Br मतलब क्या, Br2 मतलब ब्रोमीन। मार के है तो मार मतलब हो गया मरकरी, और मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं Hg से, और के से हो जाएगा कॉपर, और कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं Cu से। तो इस तरीके से हमें ये पूरी कविता याद हो जाती है। चलिए अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेते हैं। अभी जो हमने कविता याद की उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लगा करके देख लेते हैं कि लिथियम के बाबा सरदार का ना मांगे आलू पानी में, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु हनुमान। और एक बार हनुमान जी इंट्रोड्यूस हो जाएं, इसके बाद हमें चीज़ें उल्टी लिखनी है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमें अब फ्लोरीन से किसकी तरफ जाना है, कॉपर की तरफ जाना है। तो हमने बोला था कि फिर से आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार मार के। इस सीरीज में हमने जो ये लिखा हुआ कि ये क्या है, वेरी एक्टिव मेटल्स हैं। तो पानी जहाँ बोला है उसके ऊपर के जितने भी आपको एलिमेंट्स ये दिख रहे हैं, जितने भी मेटल दिख रहे हैं, वो मेटल क्या है, वेरी एक्टिव मेटल्स हैं। और पानी के नीचे और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी आते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव मेटल्स होते हैं। इसका मतलब ये एक्टिविटी में ठीक ठाक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होते हैं, जो पानी के ऊपर हो रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी एक्टिव तो हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी क्या है, इनके रिस्पेक्ट में कम है। तो जो ज़्यादा एक्टिव हैं वो इस वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की तरफ रहते हैं, जो थोड़ा कम एक्टिव हैं वो नीचे की तरफ रह रहे होते हैं। इन सारे एक्टिव मेटल्स के लिए जो हमारी SRP वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि ये सारे लोग क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, और हाइड्रोजन के नीचे क्या होगा, आपकी बार पॉजिटिव वैल्यू होगा। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स होंगे वो मेटल्स क्या होंगे, बहुत ही लेस एक्टिव होंगे, बहुत ही कम एक्टिविटी शो कर रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा मेटल जिसके लिए SRP वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, वो एक्टिव नहीं होगा। अभी जितने फैक्ट मैंने आपको बताए वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन पार्ट में यूज हो रही होंगी। हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहला पॉइंट देख लेते हैं जो कि है प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। अगर हमें मान लो SRP वैल्यूज दे दी जाएं तो उन SRP वैल्यूज से हम ये कैसे बता सकते हैं कि किसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है। तो आपको ये रिलेशन लगाना पड़ेगा कि रिड्यूसिंग पावर इज इम प्रोपोर्शनल टू SRP वैल्यू एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू SRP वैल्यू। इस पर हमने अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया और इससे रिलेटेड एग्जांपल भी हम आगे कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जो हमारे मेटल ऊपर की तरफ रह रहे होंगे हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो क्या करेंगे, जो लोग नीचे रह रहे हैं उनको उनके ही सॉल्ट सॉल्यूशन से निकाल करके बाहर फेंक देंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो लोग हाइड्रोजन के ऊपर रह रहे होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव मेटल्स होते हैं। अगर वो एक्टिव मेटल हैं तो इसके नीचे रह रहे नॉन एक्टिव मेटल या लेस एक्टिव मेटल को क्या करेंगे, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देंगे। ये देखो समझने में कितना आसान है कि जो भाई एक्टिव होगा वो क्या करेगा, लेस एक्टिव को हटा करके उसके सॉल्यूशन से निकाल के बाहर कर देगा। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट था, उसमें हमने जिंक की रॉड डाल दी। जब हम जिंक की रॉड डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जिंक की रॉड धीरे धीरे पतली हो जाती है। क्यों पतली हो जाती है, क्योंकि जो हमारा जिंक रॉड होता है वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर के जिंक 2+ बना करके सॉल्यूशन में चला जाता है, और कॉपर 2+ को वो किस में कन्वर्ट करा देता है, कॉपर में कन्वर्ट करा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन था वहां पर जिंक 2+ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। इससे ये पता चलता है कि भाई जो हमारा जिंक होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है विद रिस्पेक्ट टू कॉपर, तभी तो उसने क्या किया, कॉपर को हटा करके खुद उसकी जगह ले ली और खुद कहाँ चला गया, सॉल्यूशन के अंदर चला गया। लेकिन सोचो अगर हमारे पास जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट होता और हम उसमें कॉपर की रॉड डाल देते तो क्या यहाँ पर कोई चेंज देखने को मिलता, जवाब है नहीं। कोई चेंज इसलिए देखने को नहीं मिलता क्योंकि कॉपर क्या होता है, हाइड्रोजन के नीचे आता है, और जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वो लेस एक्टिव मेटल्स होते हैं। तो लेस एक्टिव मेटल जो है वो जिंक को निकाल करके बाहर नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ पर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि अरेंज फॉलोइंग मेटल्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। आपसे रिड्यूसिंग पावर के बारे में पूछा जा रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि रिड्यूसिंग पावर इज इम्प्रोपोर्शनल टू SRP वैल्यू। बस आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे SRP वैल्यूज ऑफ मेटल्स दिए जा रहे हैं उनको ध्यान से देखना है। सबसे कम जिसका SRP वैल्यू होगा वही शानदार रिड्यूसिंग
पावर रखने वाला होगा। तो ढूंढिए सबसे कम किसका आ रहा है। तो हम देखते हैं कि K प्लस K का सबसे कम SRP वैल्यू आएगा, इसका मतलब ये एक अच्छा रिड्यूसिंग पावर रखने वाला होगा। तो आपको दिखेगा ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में सबसे आगे, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, K प्लस टू K। अच्छा, अब हम पहले क्या करते हैं, जो ये वैल्यूज दी गई हैं उनके हिसाब से हम ऑर्डर ऑफ SRP बना लेते हैं। तो K प्लस K की वैल्यू सबसे कम, इसके बाद मैग्नीशियम, क्रोमियम, फिर आयरन, कॉपर, फिर Eg। फिर हम क्या करें, इसको जस्ट उल्टा कर दें, ठीक है, इसको जस्ट उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर बन जाएगा। हमने उल्टा क्यों किया, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर और SRP वैल्यू क्या होती है, एक दूसरे के इम्प्रपोर्शनल होती है। अब हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, जहां पर लिखा है कि मेटल्स प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन कैन रिलीज H2 गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशंस। आप डाइल्यूटेड एसिड में चाहे HCl ले लो, चाहे H2SO4 ले लो, वहां के H प्लस को कोई भी एक्टिव मेटल क्या करता है, हटा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बोला था कि हाइड्रोजन के जो ऊपर लोग होंगे वो क्या होंगे, एक्टिव मेटल्स होंगे। अब अगर हम एक्टिव मेटल को हाइड्रोजन के ही सोल्यूशन में डाल दें, मतलब H प्लस के सोल्यूशन में डाल दें, किसी एसिड के सोल्यूशन में डाल देंगे, तो क्या देखने को मिलता है कि यहाँ से H2 गैस इवॉल्व होकर के बाहर आ जाती है। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि जो हमने मेटल डाला था वो क्या था, एक्टिव था। तो वो एक्टिव मेटल H प्लस को किस में कन्वर्ट कर देगा, H2 में कन्वर्ट करा देगा। इसका मतलब H प्लस का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम का रॉड है, और हमारे पास ये क्या है, HCl प्रेजेंट है। अगर हम इसमें क्या करें, मैग्नीशियम की रॉड को डाल देंगे तो वहां से H2 गैस का क्या होगा, इवोल्यूशन दिखेगा। अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन समझना चाहते हो तो वो भी मैं समझा देता हूँ। देखो भाई, मैग्नीशियम क्या करेगा, खुद को मैग्नीशियम 2+ बना देगा और 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देगा। जो हमारा HCl है वो टूट जाता है किसमें, H+ एंड Cl नेगेटिव में। अगर ये टूटेगा तो क्या मिलेगा, 2H+ मिलेगा, और क्या मिलेगा, 2Cl नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ गठबंधन करेंगे। देखो भाई, जो Mg2+ है वो क्या करेगा, Cl नेगेटिव के साथ गठबंधन करके क्या बना देगा, MgCl2 बना देगा। इसमें कोई समस्या तो नहीं है, समझने में आसान सी बात है। और जो हमारा H+ है वो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलेगा। अगर H+ को आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल हाइड्रोजन। और हमारे पास क्या था, 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, H2 लिख रहे होंगे। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि मैग्नीशियम किस में चला गया, मैग्नीशियम 2+ में, और क्लोरीन उसके साथ चिपक लिया, और H+ को आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो क्या बन गया, H2 गैस बन गया। इस वीडियो में हमें जितना ज्ञान प्राप्त हुआ उससे हम NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लेक्चर 3 का पार्ट 2 यहाँ पर खत्म करते हैं। हमने पार्ट 1 पहले ही खत्म कर रखा था। चलिए मिलते हैं लेक्चर 4 में, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।